सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई होगी। इंडिगो अब तक से 610 करोड़ रुपए का रिफंड भी कर चुकी है। 3000 से ज्यादा बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। ऑपरेशन तेजी से सामान करने की कोशिश की जा रही इंडिगो की तरफ से, ये बातें कही गई हैं। साथ ही साथ कहा गया कि उम्मीद है हालात जल्द सामान्य होंगे। इंडिगो के सीईओ की तरफ से इस क्राइसिस के बीच ये बयान सामने आया है। और इसी बीच आपको बताएं कि सोमवार को यानी पीर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होगी। इंडिगो अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड भी कर चुकी है, यानी जिन मुसाफिरों ने टिकट्स करवाए थे उनमें से इस वक्त इंडिगो की तरफ से 610 करोड़ रुपए का रिफंड भी किया जा चुका है। और 3000 से ज्यादा जो बैग थे वो मुसाफिरों के वापस पहुंचा दिए गए हैं। ऑपरेशन तेजी से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है और ये कहना है इंडिगो सीईओ का। हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं शंकर आनंद दिल्ली से, उन्हीं से जान लेते हैं। शंकर, ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, कई जगह पर हमने देखा कि आवाम परेशान और दूसरी तरफ ये हुआ कि कई एग्जाम्स भी छूट गए और अब इंडिगो के सीईओ के बयान के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है कि हालात को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए सीईओ ने? और देखिए, दो महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिस तरह से एनडीओ ऑपरेशन से जुड़े मामले पे एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा कई अपील भी की गई थी। तो उस जनहित याचिका पर कल सोमवार को सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीओ के जो विमान के जो सीईओ हैं बकायदा उनके द्वारा एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी किया गया और बताया गया कि तकरीबन 610 करोड़ से ज्यादा का रिफंड उन यात्रियों को किया गया है जिन्होंने सीट अपने बुक करवाए थे इस विमान में। और इसके साथ साथ किस तरह से जितना जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को सुचारू ढंग से स्टार्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन तमाम मामलों पर औपचारिक तौर पर जानकारी को साझा किया गया। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, इस मामले पे पूरे ऑपरेशन से जुड़े जिस तरह से एक कहा जा सकता है लापरवाही कहें या जिस तरह से अव्यवस्था कहें, तो इन तमाम मामलों पर सीईओ के द्वारा माफी भी मांगी जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से अब सख्त लहजे में इस मामले पर जवाब मांगा गया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है इस मामले को लेकर कल संसद में भी सवाल जवाब जो है वो वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई होनी है। कल किस तरह से इन तमाम मामलों पर इंडिगो विमान की तरफ से तमाम बातों को कोर्ट में रखा जाएगा और किस तरह से इस मामले पे तमाम दलीलों को वहां पर रखा जाए, तो एक तरह से कहना लाजमी होगा कि कल की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। जी, जाहिर सी बात है। अब देखना ये होगा कि इंडिगो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करता है, क्या कुछ कहता है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील देने के लिए। तो रिट पिटीशन पर कल सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। इस बीच इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं कि सीईओ इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि वो पूरे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिगो ने अब तक मुसाफिरों के 610 करोड़ रुपए भी रिफंड किए हैं, वापस लौटाए हैं। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा कहा गया है मुसाफिरीन को बैग्स भी लौटा दिए गए हैं और इससे नॉर्मलाइज करने की कोशिश सीईओ की तरफ से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, कल सुनवाई होनी। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 125 ऐसे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और जिन्हें सरहद यानी BRO यानी सालों से कड़ी मेहनत के बाद इन्हें बनाया गया। इसमें सबसे खास है लद्दाख में बना श्योक टनल जो 920 मीटर लंबा है और इस टनल के बनने से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये बनाया गया है। और जो ये श्योक टनल है उसके बनने से फौज के लिए अब लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचना बेहद ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ने लेह से ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बनाई गई 28 और सड़कें, 93 ब्रिजेस और 3 दूसरी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जो मुल्क के 7 रियासतों और 2 यूटीज में बनी हैं या फैली हुई हैं। ये रियासतें और साथ ही साथ यूटीज हैं जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम
और राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, जहां के ऊंचे जो पहाड़ हैं, बर्फीले इलाके हैं, रेगिस्तान और घने जंगलों में बीआरओ ने अपनी इंजीनियरिंग का शानदार नमूना पेश करते हुए सड़कों की तामीर की है, जिसमें सबसे खास है लद्दाख में बना श्योक टनल। ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 3 खास तस्वीरें हैं जिससे बीआरओ की मेहनत को भी देखा जा सकता है। श्योक टनल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लद्दाख में श्योक टनल के बनने से ये टनल काफ़ी अहमियत की हामिल मानी जा रही है और ये बीआरओ ने ये करिश्मा कर दिखाया है, क्योंकि हिली एरियाज़ में किसी तरह के टनल को बनाना और रास्ते को बनाना अपने आप में जोखिम भरा होता है और बहुत ही जटिल होता है, टफ होता है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जो लद्दाख में कई जो प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है उसमें DSDBO रोड है जो और श्योक टनल का इफ्तिताह है। साथ ही साथ दूर दराज इलाकों में कई सड़कों का भी इफ्तिताह किया गया है वजीर दिफा के जरिए। साथ ही साथ बीआरओ के जरिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई टनल और कई सड़कें, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको तफसील के साथ ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। LAC तक पहुंचना अब आसान हो चुका है क्योंकि बीआरओ की 125 रणनीतिक जो प्रोजेक्ट्स थे उनका इफ्तिताह वजीर दिफा के जरिए किया गया, जिनमें श्योक टनल के साथ 28 सड़कें शामिल हैं और 93 ब्रिजेस हैं और साथ ही साथ 4 रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाएं हैं, जिनमें 7 रियासतें शामिल हैं और 2 UT की प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर है और साथ ही साथ अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मिजोरम में जो तरक्याती काम हैं, ऊंचाई, बर्फ, रेगिस्तान और घने जंगलों में बीआरओ ने बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना दिखाया है। जम्मू कश्मीर में 2, लद्दाख में 8, राजस्थान में 4, अरुणाचल में 10, सिक्किम में 2 और मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 1, मिजोरम में 1 सड़क, जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख 28, उत्तराखंड में 7, हिमाचल प्रदेश में 7, अरुणाचल में 20 और सिक्किम में 8 सड़कें, वेस्ट बंगाल में 1, मिजोरम में 2 पुल और 920 मीटर लंबी कट एंड कवर श्योक टनल का भी इफ्तिताह शामिल है। और साथ ही साथ लैंडस्लाइडिंग और हिमस्खलन वाले इलाकों में अबाधित आवाजाही को भारत की सीमा और सुरक्षा की रणनीतिक तैयारी को मजबूती देते हुए सड़कें और सुरंगें बनाई गई। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रियासी में बने नरलू और पलसू ब्रिज का भी इफ्तिताह किया। डिफेंस मिनिस्टर ने रियासी को ये सौगात वर्चुअली दी। इस दौरान बीजेपी के MP जुगल किशोर शर्मा के साथ साथ रियासी और गुलाबगढ़ के MLA भी मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इन ब्रिजेस की तामीर से इलाके के लोगों को बेहद फायदा होगा। अब रियासी, अरनास, माहौर और गुलाबगढ़ के बीच आवाजाही और
सहूलतमंद हो जाएगी। जो है वो आदरणीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में लद्दाख में किया गया और 125 प्रोजेक्ट जो बीआरओ ने बनाए थे उनका लोकार्पण जो है वो आज राजनाथ सिंह जी और बाकी जो हमारे देश भर से उपराज्यपाल, मंत्री, सांसद और विधायक जो थे जुड़े हुए थे। और इस समय हम नरलू में हैं, ये अपनी जो रियासी विधानसभा और फिर साथ में दूसरी विधानसभा गुलाबगढ़ दोनों को जोड़ने का काम करेगा और साथ ही एक पलसू आगे जो ब्रिज है उसका, दोनों का, नरलू और पलसू का हमने जहां पर लोकार्पण किया है। और उरी में भी ननसिंग ब्रिज का इफ्तिताह किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके को वर्चुअली ये सौगात दी। ब्रिज साइट पर इस प्रोग्राम में 12वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड उरी के ब्रिगेड कमांडर, बीआरओ के सीनियर एहलकार और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दिगर एहलकार मौजूद रहे। 2005 के भूकंप में ये ब्रिज का एक हिस्सा जो है ये इसको नुकसान पहुंचा था। उसकी जगह पर ये नया ब्रिज जुलाई में बनकर तैयार हुआ था और महीनों से इसके ऑफिशियल इफ्तिताह का इंतजार हो रहा था। आपको बताएं, जलजले के बाद एक अस्थायी बीआरओ ब्रिज बनाया गया था, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं रहा। 2014 की सैलाब में ये गिर गया और अक्सर ट्रैफिक में रुकावटें आती रही। नया नंद ब्रिज अब श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड और पर एक जरूरी लिंक को फिर से शुरू कर रहा है, जो दर्जनों गांव को पूरी तहसील हेडक्वार्टर से जोड़ता है और आम लोगों और आर्मी के काफिलों दोनों के लिए काम करता है। लोगों ने इसे फिर से खोलने का इस्तकबाल किया है। लद्दाख से वजीर दिफा ने पुंछ जिले को भी सौगात दी है और नियंत्रण रेखा पर सीआरपीएफ डोक 4.800 मीटर सड़क का इफ्तिताह किया गया, जिसके बाद भारतीय सेना के साथ 1000 से ज्यादा ग्रामीणों को पहली बार सड़क सुविधा मिली। इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन और 79 आरसीसी की तरफ से गांव खेत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक, सैन्य, सीमा सड़क संगठन के अधिकारी और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता 79 आरसीसी के ओसी आशीष रंजन ने जबकि जिला विकास उपायुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इसका इफ्तिताह किया। के गांव के जो निवासी हैं उनको फीड करती है और जो हमारी बॉर्डर की पोस्टें हैं उनको फीड करती है। तो मैं यहाँ की आवाम को और बीआरओ को धन्यवाद भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ, ताकि ये एक नई माइल है कनेक्टिविटी के लिए। थैंक यू। खेत सीआरपी डोक टोटल लेंथ 4.5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर एग्जैक्ट 27 करोड़ की लागत से आज 7 दिसंबर 2025 को देश को समर्पित की गई है। इसके साथ ही साथ 125 अन्य योजनाओं की भी इनॉग्रेशन आज माननीय रक्षा मंत्री ने लेह लद्दाख से की है। और यहाँ से जो हम खड़े हैं यहाँ पे, इसको वांगी कहते हैं, यहाँ से ऊपर आप चले जाओ सीआरपी डोक या करली, इस रोड के मुकाबले आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रोड नहीं मिलेगी। हम इसीलिए कहते हैं जो मंडी टू गली रोड है वो भी बीआरओ के अंडर होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी को भी फ़ायदा हो, लोग बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार मिले और रोड भी अच्छी बने। तो इस रोड का हमें बहुत फ़ायदा है। और वहीं लेह से ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने राजौरी के नौशहरा में बने भवानी सेतु के उन्वान से एक ब्रिज का इफ्तिताह किया। ये पुल नौशहरा के जो पश्चिमी इलाके हैं भवानी, कलसियां को किला दरहाल, लामसीना इलाकों से जोड़ता है। इस मौके पर 25 डिवीजन के जीओसी ब्रिगेडियर नौशहरा ब्रिज और बीआरओ के आला एहलकार भी मौजूद रहे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना ने इस रक्षा सड़क और भवानी ब्रिज के लिए बीआरओ, साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्ट्री और पीएम मोदी की सराहना की। भवानी किला दराल लाम जोड़ने वाली डिफेंस रोड को मंजूरी दी गई और आज स्वयं देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब ने इस भवानी पुल, भवानी सेतु का उद्घाटन किया है। इन तमाम क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूं और पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब का धन्यवाद करता हूं कि इस बड़े प्रोजेक्ट को
पूरा करने में उन्होंने बहुत सहयोग किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। 70 से ज्यादा केंद्रों पर जेकेपीएससी की परीक्षा। सुबह 10 से 12 बजे तक हुई पहली पाली की परीक्षा पाली में GS1 की हुई परीक्षा। दूसरी पाली की भी हुई GS2 की परीक्षा। अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 से कहा, हमें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए था, आयु सीमा में छूट मिलनी ही चाहिए। 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा और राजौरी में बनाए गए सेंटर। उम्र सीमा में छूट को लेकर नहीं जारी हुआ लिखित आदेश। सीएम उमर ने की थी परीक्षा स्थगित करने की मांग। जेकेपीएससी की परीक्षाएं जम्मू कश्मीर में जारी। बारामूला में 2 परीक्षा केंद्र, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज और वुमेन्स डिग्री कॉलेज में करीब 800 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। कहा कि सरकार पॉपुलर से अनपॉपुलर हो रही है। उमर अब्दुल्ला सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार और इंडी ब्लॉक दोनों वेंटिलेटर पर है। जेकेपीएससी एग्जाम और MBBS मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। जेकेपीएससी को लेकर सरकार पर सज्जाद लोन का हमला। कहा कि सीएम मिनिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। सीएम ने LG को देर से भेजी फाइल। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण 18 उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जम्मू एयरपोर्ट पर भी मौसम के कारण 4 उड़ानें रद्द हुई है, जबकि 11 उड़ानों में देरी से चलेगी। आपको जानकारी दे दें कि यात्रियों को सूचित किया गया है कि वो अपनी उड़ानों की स्थिति पहले ही चेक कर ले। इंडिगो की आज भी करीब 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द। DGCA के कारण नोटिस बताओ पर इंडिगो के CEO और COO को देना है जवाब। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पर LG मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया है, जवानों के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। जेकेपीएससी का एग्जाम ना रद्द हुआ, ना इस पर शुरू हुई सियासत खत्म हुई। उम्र सीमा में छूट की मांग मंजूर हुए बगैर इतवार को जेकेपीएससी की प्रीलिम्स का इम्तहान मुनक्किद हुआ। पहले मरहले का जो इम्तहान था वो 10 से 12 तक हुआ और फिर इसके बाद दूसरा मरहला जो था वो 2 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। इम्तहान देने पहुंचे ज़्यादातर तलबा अपनी मांग पर अड़े दिखे कि उन्हें उम्र की सीमा में छूट मिलनी चाहिए थी, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था। अपर एज लिमिट बढ़ाकर 32 से 37 साल की जानी चाहिए, जिसे लेकर उमर सरकार ने यह दावा किया था कि LG ने इस मुद्दे पर उनकी फाइल मंजूर नहीं की। लेकिन शनिचर को लोक भवन की तरफ से जारी बयान में ये कहते हुए सरकार के दावों को झुटला दिया गया कि हमने सिफारिश में सुधार के लिए फाइल 2 दिसंबर को ही यानी सेम डे उसी दिन लौटा दी थी। किसको लौटा दी थी? सेक्रेटरीट को यानी सरकार को। लेकिन उसके बाद उमर सरकार ने कुछ नहीं कहा 4 दिनों तक। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और सज्जाद लोन उमर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि क्या सरकार सो रही थी? सीएम लोक भवन के बयान पर जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? वहीं साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम आपको उन दोनों की, उन्होंने क्या कहा है उन दोनों की आपको बात सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पहले मरहले के तहत इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात ने कहा क्या है, सुनिए। ठीक ही था एग्ज़ाम। ऐसे जैसे रात को काफ़ी 1-2 हफ्ते से अनसर्टिनिटी चल रही थी, गवर्नमेंट भी पूरा श्योर नहीं थे कि पेपर होगा कि नहीं। उसकी वजह से बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज थे और फिर वो रात को क्लियर हुआ था, तो ठीक ही था। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर पेपर से कंपेयर करें तो थोड़ा पेपर जो था काफ़ी थोड़ा मुश्किल ही था लास्ट ईयर से। इवन दो हम रात के 12 बजे तक आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज पहले चेयरमैन ने कुछ नहीं बोला, फिर सीएम ने लेटर निकाल लिया, फिर इवन दो LG सर के ट्वीट्स काफ़ी आए, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी।
ठीक ही था एग्ज़ाम। ऐसे जैसे रात को काफ़ी 1-2 हफ्ते से अनसर्टिनिटी चल रही थी, गवर्नमेंट भी पूरा श्योर नहीं थे कि पेपर होगा कि नहीं। उसकी वजह से बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज थे और फिर वो रात को क्लियर हुआ था, तो ठीक ही था। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर पेपर से कंपेयर करें तो थोड़ा पेपर जो था काफ़ी थोड़ा मुश्किल ही था लास्ट ईयर से। इवन दो हम रात के 12 बजे तक आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज पहले चेयरमैन ने कुछ नहीं बोला, फिर सीएम ने लेटर निकाल लिया, फिर इवन दो एलजी सर के ट्वीट्स काफ़ी आए, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, हमारे माइंड में काफ़ी स्ट्रेस था, वी आर एक्चुअली फेसिंग फ्रॉम ट्रोमा। फिर मॉर्निंग में सबको पता चल गया कि नथिंग गोइंग टू हैपन, तो सभी सेंटर्स में आ गए थे एग्जाम देने। रिलैक्सेशन पे आपको लगता था कि एज अगर इसमें जो है जो अपर एज है उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए? सो एक्चुअली बिफोर दिस 370 हमारे पास एज रिलैक्सेशन में अप टू 35 ईयर्स था, एंड इट वाज वेरी नाइस फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें टू द अदर स्टेट्स, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है कि 32 के अबव है बाकी वाली स्टेट्स में, बट यहाँ पे नहीं था, तो एक उनके लिए भी था। इवन दो कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा बैकड्रॉप्स रहे थे, उनकी वजह से भी बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ क्रिएट हो गई थी। सो आई बिलीव कि उनका जो एज रिलैक्सेशन का जो डिमांड था, इट्स वेरी जेन्युइन, और गवर्नमेंट को ऑन टाइम डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, तो बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। आप क्या कहेंगे? मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये रियासत हमारी है और पेपर हमारे नौजवानों ने देना है, लेकिन खिलवाड़ भी नौजवानों के साथ किया जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक नौजवान को पिछले 5-10 दिनों में उन्होंने परेशान नहीं किया है। ये उन्होंने एक घर के अंदर जहाँ पे नौजवान उम्मीद होता है, उसका घर का रोशन चिराग होता है, वहाँ पे तमाम रहने वाले लोग, चाहे उसके वालिदैन हों, चाहे उसके बहन भाई हों, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके उस्ताद इकराम हों, सभी लोगों को परेशान किया गया है।